हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी 9 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप प्लीज़ जाइए उनको देखिए। उनमें आपको पता लगेगा कि भारत के अंदर किस प्रकार के हमारी जीडीपी वर्क कर रही है। वो सभी बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं। दोस्तों, पिछले 2 लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि भारत का बुनियादी ढांचा क्या है और भारत के बुनियादी ढांचे में किस प्रकार की सरकार की पहले हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वो सभी बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब दोस्तों, मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एनर्जी के बारे में और दूरसंचार के बारे में। जो भारत की सबसे कोर नीड है, मतलब बेसिक नीड है, उनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 2 लेक्चर हो चुके हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रेलवे के बारे में, या फिर सिविल एविएशन के बारे में, हमारे शिपमेंट के बारे में, बंदरगाह के बारे में। वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब दोस्तों, एनर्जी के बारे में डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, एनर्जी क्या होती है। वैज्ञानिक तर्क देते हैं दोस्तों, एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते, एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट काहे में करेंगे, आपको पता होगा दोस्तों, हम कोयले से बिजली बनाते हैं, वो एक किस्म से कन्वर्ट होता है। कभी भी हम एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते पूरे ब्रह्मांड में। ये एक वैज्ञानिकों का तर्क है। तो दोस्तों, हमें तर्क पे नहीं जाना है, हमें ना ही हमें साइंटिस्ट के तरीके से बात करनी है। हमें सिर्फ, मैंने आपको बताया है कि हम सिर्फ ऊर्जा को किस प्रकार से हम यूज करते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैज्ञानिकों का तर्क है। अब दोस्तों, जो एनर्जी होती है वो 2 प्रकार की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी, स्टोर मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के अंतर्गत आती है। और वहीं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी और मोशन एनर्जी। इस प्रकार की एनर्जी को हम काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। ये सब बातें वैज्ञानिक है, इनके थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब दोस्तों, भारत के अंदर जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जिस प्रकार से हम बिजली का उत्पादन करते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र में किस किस माध्यम से करते हैं। दोस्तों, कोयले से हम सबसे ज़्यादा बिजली बनाते हैं। आपको पता ही होगा, कोयले के अंदर लगभग हम 50% बिजली का अपना उत्पादन करते हैं। 404 गीगावाट टोटल भारत की कैपेसिटी है। टोटल भारत के अंदर 460 बिजली का उत्पादन होता है और इतना ही कंज्यूम होता है। दोस्तों, हम रिन्यूएबल एनर्जी से 28% बिजली को बनाते हैं और फिर हम हाइड्रो पावर से 11% 12% के आसपास बिजली को बनाते हैं। ये बातें आपको तर्कवाही ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ भारत के सरकार के द्वारा कुछ पहले चलाई जा रही हैं हमारे देश के अंदर ऊर्जा एफिशिएंसी को, यानी कि ऊर्जा दक्षता को बचाने के लिए, ऊर्जा दक्षता को बनाए रखने के लिए, कि किस प्रकार से एक पैट योजना है दोस्तों, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, कि भारत के अंदर ट्रेड को किस प्रकार से परफॉर्म किया जाएगा। लगभग हमें अगर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, एक ऊर्जा एनर्जी मतलब एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग होती है, 25% की आपको न्यूनतम ऊर्जा का प्रदर्शन करना है, मतलब आपको 25% ऊर्जा को बचा के दिखाना है। तो सरकार का अगर उसको लेवल देगी, किस प्रकार का लेवल देगी, आपको A+ रेटिंग देगी, आपको स्टार+ रेटिंग देगी। तो इस प्रकार से सरकार को ये ऊर्जा के हिसाब में रेटिंग दी जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने एक फ्रिज के ऊपर देखा होगा 5 स्टार रेटिंग, 7 स्टार रेटिंग, और उस पर लिखा होता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि आपने इतने % ऊर्जा का कंज्यूम करेगी, ये इतना % कैपेसिटी को बना के रखेगी। तो ये इस प्रकार के सरकार के लेवल लगाए जाते हैं। उसमें मैंडेटरी होता है कुछ, उसमें वॉलेंट्री होता है। मैंडेटरी में दोस्तों, जो एसी होते हैं, जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो आपके लैंप होते हैं, जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, ये सब के सब दोस्तों, इनके ऊपर मैंडेटरी होता है कि आपको लेबल लगाना ही पड़ेगा। और वॉलेंट्री होते हैं दोस्तों, मोटर, इंडक्शन मोटर, पंप सीट, फैंस वगैरह, एलपीजी स्टोव, ये सब के सब इनके ऊपर लगभग 21 क्षेत्रों में दोस्तों सरकार के द्वारा लेबल लगाया जाता है। अब दोस्तों, सरकार के द्वारा एक उजाला योजना भी चलाई जाती है। आपको पता होगा, लगभग 77 करोड़ हमारे जो उस टाइम पर बल्ब थे, आपने में लाल बल्ब देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा बिजली को खपत करते थे, वो लगभग 200 वाट का एक बल्ब होता था। फिर सरकार के द्वारा उजाला योजना के तहत एक एलईडी बल्ब लाया जाता है। एलईडी बल्ब के अंदर दोस्तों लगभग 7 वोल्ट का एक बल्ब होता है, और उसमें हम जो बचत करते हैं, बिजली की जो बचत करते हैं, लगभग ऐसी 20 से 30 गीगावाट की बिजली का बचत उस टाइम पर किया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी पहल थी दोस्तों, उस टाइम पर लाई गई थी कि सरकार के द्वारा एलईडी बल्ब को प्रमोट किया गया था और उजाला योजना को प्रमोट किया गया था। तो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें की जाती हैं और इसका परिणाम हमें दोस्तों पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। कोयले की कीमत दोस्तों, आपको पता होगा, हम कोयला कहाँ से आयात करते हैं। कोयला दोस्तों हम अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से और चाइना से हम सबसे ज़्यादा कोयले को आयात करते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमारे देश के अंदर भी कोयले के भंडार हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर वो क्वालिटी का कोयला नहीं होता जो हम दूसरे देश से मंगाते हैं। कुकिंग कोयल जो होता है दोस्तों, हमने रूस से भी कोयला मंगाया है, जो भारत के अंदर कोयला उत्पादन नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, भारत
चार प्रकार के कोयले होते हैं। जो एंथ्रेसाइट होता है दोस्तों, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है जिससे बिजली का उत्पादन होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से सरकार के द्वारा अपने देश के अंदर कोयले का उत्पादन तो किया जाता है, लेकिन हमारे देश के अंदर वो क्वालिटी का यानी एंथ्रेसाइट का जो कोयला होता है वो हमारे देश के अंदर नहीं है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। हम पूरी दुनिया में ऊर्जा के मामले में दोस्तों चौथे नंबर पर हैं। मतलब पूरी दुनिया में चीन और अमेरिका और रूस के बाद हमारा चौथा स्थान आता है कि हम अपने देश के अंदर इतनी बिजली को उत्पादन कर रहे हैं। इतना ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, आपको थोड़ी छोटी बातों को मैं इसमें इंट्रोड्यूस करता चलूँगा, आपको लिखते जाना है, चाहे आप इनको ध्यान भी रख सकते हैं। अब दोस्तों सरकार के द्वारा एक लाइसेंसिंग लाई जाती है। 10 मार्च 2016 को एक हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई जाती है, जिसको हेल्प के नाम से मंजूरी दे दी जाती है। उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? एक समान लाइसेंसिंग। मौजूदा व्यवस्था में प्रत्येक प्रकार के हाइड्रोकार्बन के लिए अलग अलग लाइसेंस की जरूरत होती है। नई नीति में कोल बेड, मीथेन, शेल गैस, टाइम गैस और हमारी जो हाइड्रो गैस होती हैं वो सभी की सभी उनका पता लगाने के लिए ठेकेदार को एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अब खुला रकबा के लिए दोस्तों हाइड्रोकार्बन जो कंपनी होती है सरकार की ओर से औपचारिक नीलामी की चक्र प्रक्रिया के किए बिना संपूर्ण के अन्वेषण ब्लॉक का एक चयन करने का विकल्प देती है। तो ये सरकार के द्वारा दोस्तों पहल लाई जाती है। इनका कहीं ना कहीं बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इनको मेन आंसर आइटम में भी लिख सकते हैं। एक टैरिफ पॉलिसी में संशोधन किया जाता है। उसमें क्या कहा जाता है दोस्तों? आईपीपी यानी जो विनियमित टैरिफ होता है मौजूदा क्षमता से 50 से बढ़ाकर 100% करना। आपने सुना होगा दोस्तों, हमारे देश के अंदर एफडीआई आता है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और भारत के अंदर ऊर्जा सेक्टर के अंदर यानी एनर्जी सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई अलाउ है। ये आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है दोस्तों। एक है ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी कि जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, उसको भी सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। लगभग हमारे देश के 6 लाख गांवों को अब बिजली से कनेक्ट कर दिया गया है। किसी भी देश के हमारे देश के अंदर किसी भी गांव में कहीं पर भी बिजली पहुंच गई है दोस्तों। सारी जगह बिजली हम अब पहुंचा चुके हैं और एलईडी बल्ब का अब प्रयोग सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सभी को प्रमोट किया जा रहा है। एक डिस्कॉम योजना है दोस्तों। पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी को देख लीजिए इनमें, और डिस्कॉम योजना को देख लेते हैं। ये डिस्कॉम योजना है दोस्तों, इनके द्वारा सरकार के द्वारा लाई जा रही है। तो सरकार के द्वारा डिस्कॉम योजना का उद्देश्य क्या है? डिस्कॉम योजना दोस्तों पिछले 3 से 4 वर्षों के अंदर निम्न प्रस्ताव के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। इसके अंदर दोस्तों डिस्कॉम परिचालन क्षमता में सुधार, वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन की लागत कम करना, डिस्कॉम के लिए ब्याज दरों में कमी करना, राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वित्तीय योगदान के संदर्भ में ऊर्जा कंपनियों के लिए शर्तें निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कि उनका बर्डन कम हो। लगभग दोस्तों जो सबसे ज़्यादा डेप्ट है सरकार का 85,000 करोड़ रुपए राजस्थान पे है, तमिलनाडु पर 70,000 करोड़ रुपए है, और जो उत्तर प्रदेश पर है 32,000 करोड़ रुपए। ये डिस्कॉम की योजना के तहत इनको मोनेटाइज किया जाएगा। मतलब इनको सरकार लेगी किससे? जो बर्डन पड़ा हुआ है, जो कंपनियों के पास सबसे ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, कि आपके जो बिजली डिस्कॉम की कंपनियां हैं उनके पास ये पैसा पड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। एक राष्ट्र एक ग्रिड की योजना सरकार के द्वारा लाई जा रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मैंने आपको बताया, एफडीआई जो 100% सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों जो ग्रामीण विद्युतीकरण है उसके लिए भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसमें फीडर पृथक्करण ग्रामीण घरों और विकास के लिए ध्यान केंद्रित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर मॉनिटरिंग या मीटरिंग का इसका संचालन किया जाता है। आधारभूत संरचना को मजबूत करती है। 24 घंटे बिजली प्रदान करने की सरकार के कृषि के अंदर इसकी मंशा रहती है। और रिहायशी इलाकों के साथ ही बस्ती, गांव, मूलभूत संरचना जैसे वितरण ट्रांसफार्मर आदि वितरण उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यालय, पंचायती कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, दवाखानों, समुदाय केंद्र जैसे आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जो समुदाय केंद्र हैं, और सार्वजनिक स्थानों पर बिजली प्रदान की जाती है। गांव के जो विद्यमान कुल घर हैं कम से कम 10% के विद्युतीकरण हो चुका है। ये सरकार के आंकड़े हैं, इनको ध्यान रखना है दोस्तों। सरकार के द्वारा दोस्तों कोयले के से भी ऊर्जा बनाई जाती है। आपको पता होगा इंटरनेशनल जो हमारी एनर्जी एजेंसी है 2014 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक भारत था, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। भारत के अंदर कोयले के भंडार तो हैं, लेकिन भारत के अंदर कोयले का जो भंडार है वो हम उनको यूज इतना नहीं करते हैं जितना हम विदेशों से ज़्यादा पैसा मंगाते हैं, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर हम वो लो क्वालिटी का जो कोयला अपने देश के अंदर यूज करते हैं उससे कहीं ना कहीं जो राख होती है ना, जो ऐश होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब लो क्वालिटी का कोयला, थर्ड क्वालिटी का कोयला यूज करने के लिए हमें ज़्यादा हाइड्रोकार्बन का कोयला यूज करते हैं, तभी तो हमारी बिजली बनती है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है।
तो अब इनको दोस्तों रीजन के वाइज से भी तो भारत के अंदर पावर ग्रिड को बांटा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन। ये सब बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखनी है। और नॉर्दर्न वाइज कितनी कैपेसिटी की जो हमारी मेगावाट बिजली है खपत होती है वो कितनी होती है, ये सब बातें ध्यान रखनी है। लगभग 60 गीगावाट की बिजली हम नॉर्दर्न रीजन में खर्च करते हैं और वेस्टर्न रीजन के अंदर हम 86 गीगावाट की बिजली को खपत करते हैं। अब दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों, इसका जो CAGR है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था भारत के अंदर किस प्रकार से CAGR को निकाला जाता है। और रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों 12.2 CAGR के साथ लगभग $50 बिलियन का हमारा 2025 तक टारगेट है कि इतने बिलियन की हम कैपेसिटी हो जाएंगे आगे आने वाले समय में। ध्यान रखना दोस्तों, 2023 तक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो 450 गीगावाट बिजली का है। इसको हम आगे अचीव करके रहेंगे। ये सरकार के द्वारा पहल ली जाती है दोस्तों, इनको भी ध्यान रखना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में मैंने बताया है कि हर गाँव का एक इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, सब बातें मैंने बता दी है आपको। और भारत के अंदर कोयल बेस किस प्रकार से बिजली बनाई जाती है, 204 गीगावाट। रिन्यूएबल एनर्जी से हम 114 गीगावाट, लेकिन आज के समय में हम 175 गीगावाट बना रहे हैं, 2022 तक आंकड़े हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 175 गीगावाट सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर विंड से, फिर हम बायोमास से, फिर हम स्मॉल हाइड्रो पावर जिसको आप डैम भी कहते हैं, डैम से भी हम बिजली बना रहे हैं। ये सब बातें हैं दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों आपसे कि बायोमास या इनमें से कौन सा आपका रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, बायोमास, जियोथर्मल, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर, ये दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। अदरवाइज आपसे कुछ भी और पूछा, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, आपको दे देगा उसमें न्यूक्लियर एनर्जी, तो आपको उसको रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काउंट नहीं करना है। ये आपसे क्वेश्चन दोस्तों बनलाइनर पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ग्रीन एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी के आपने सुना होगा दोस्तों, हमारे देश के अंदर एक हाइड्रोजन पॉलिसी भी लाई गई थी जिसको H2 के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन दोस्तों आपको पता होगा, एक कार भी सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। आपने दोस्तों हमारे देश के अंदर जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई जा रही है, कहीं ना कहीं हम दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी पर सबसे ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो हमारा बात है, हमने जो ग्लासगो के अंदर जो वादे किए थे कि हम 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल होने वाले हैं और 2047 तक हम डेवलप नेशन बनने वाले हैं, तो ये सब बातें सरकार की पहल के अंतर्गत ही आती हैं। सरकार के द्वारा दोस्तों हाइड्रोजन पॉलिसी लाई जाती है, मेथनॉल पॉलिसी लाई जाती है, मेथनॉल कह रहा हूँ दोस्तों, एथेनॉल पॉलिसी लाई जाती है। उसके अंतर्गत हम दोस्तों 20% ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के अंदर कि 20% एथेनॉल होना बहुत जरूरी है। 2020 तक दोस्तों 2023 तक हम एथेनॉल को 20% करने वाले हैं। ये सब दोस्तों सरकार के टारगेट हैं। इनको आप क्वेश्चन लिखेंगे, आपका जो आपका आंसर होगा वो अच्छे से हो जाएगा। ये सब दोस्तों इसमें 450 गीगावाट की जो हम बिजली कैपेसिटी है वो 2023 तक करने वाले हैं। सोलर के अंदर हम सबसे ज़्यादा एनर्जी को हम बढ़ाने वाले हैं और स्मॉल हाइड्रो पावर के अंदर भी और ऑफशोर और बायो पावर के अंतर्गत भी हम बिजली को बढ़ाने वाले हैं। टोटल जो टारगेट होगा दोस्तों हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का वो 450 गीगावाट 2030 तक रहने वाला है। ये सब बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों दूरसंचार की, यानी टेलीकॉम सेक्टर की। दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पिछले लगभग 4 से 5 सालों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। क्रांतिकारी परिवर्तन कैसा कि आपने जब जियो का सिम लिया था, याद होगा दोस्तों 2017 के अंदर जियो ने एक 3 महीने का रिचार्ज फ्री किया था, फिर उसके बाद अपनी सिम स्टार्ट की थी। उसके बाद दोस्तों एक क्रांति सी आ गई थी। उससे पहले दोस्तों क्या होता था, आपने देखा होगा, एक स्लिप होती थी, उसके माध्यम से हम रिचार्ज किया करते थे, एक कोड हम अपने फ़ोन में एंटर किया करते थे, तब जाके हमारे फ़ोन में बैलेंस आता था। लेकिन उसके बाद जब जियो ने अपनी मनचाही जाहिर की और फिर आज के समय में देखेंगे क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। बहुत अच्छे से हम अपने देश के अंदर या फिर अपने स्मार्टफोन में डाटा का यूज कर पाते हैं और इंटरनेट का प्रयोग कर पाते हैं। आज के समय में दोस्तों जो हमारे देश के नागरिक हैं वो लगभग 110 करोड़ स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। 110 करोड़ लोग आज के देश में हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं आज के पिछले लगभग 4 से 5 सालों में, तो इनको ध्यान रखना है दोस्तों। हमें बात करनी है सिर्फ एनटीपी के बारे में, यानी कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के बारे में। इसका दोस्तों क्या उद्देश्य है, ब्रॉडबैंड फॉर ऑल विद ए मिनिमम डाउनलोड स्पीड 2 Mbps, ये एनटीपी की एक उद्देश्य है, इनको ध्यान रखना है। यानी कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी दोस्तों 2012 से पहले जो आपने देखा होगा भारत के अंदर जो छोटे छोटे फ़ोन हुआ करते थे उसमें
हमने वैलिडिटी गिरवाते थे, मतलब इतने पैसे की भाई हमारे 1 महीने की या 1 दिन की या 10 दिन की वैलिडिटी डाल दे कि हमारा फ़ोन चल जाए, मतलब किसी से किस तरीके से बात हो जाए। लेकिन इस प्रकार जो 2000 एनटीपी के अंदर जो 2012 के अंदर जो पॉलिसी लाई जाती है उसमें सब रिफॉर्म हो जाते हैं। इसमें आप देखिए, यूनिफाइड लाइसेंसिंग डीलिंग स्पेक्ट्रम फॉर लाइसेंसिंग ऑनलाइन रियल टाइम सबमिशन प्रोसेसिंग एम एट ए वन नेशनल लाइसेंसिंग रिजीम विद नो रोमिंग चार्जेस एंड द नेशन वाइड नंबर पोर्टेबिलिटी। ये सब बातें दोस्तों एनटीपी के अंदर 2012 के अंदर कही है, लिखी हुई हैं, आप ध्यान से रख लेना। अब दोस्तों इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कौन सी संस्था है सरकार के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है। इनका काम क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फंक्शन कौन कौन से करती है, मतलब क्या क्या इसके काम होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंश्योर क्वालिटी ऑफ सर्विस, इंश्योर अफोर्डेबल टैरिफ, रेगुलेट इंटरकनेक्शन, रेगुलेशन डायरेक्शन ऑर्डर, रिकमेंडेशन। तो ये सरकार के द्वारा ये इसकी स्थापना की जाती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसमें सी डॉट के बारे में। सी डॉट दोस्तों ऐसी एक संस्था है जो सरकार के द्वारा लाई जाती है और इसका जो फोकस होता है दोस्तों रूरल के जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपने आपने देखा होगा रूरल के अंदर हम ब्रॉडबैंड की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये सी डॉट का काम है। सी डॉट की स्थापना दोस्तों 1984 के अंतर्गत होती है और इसको सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर इसको गठित किया जाता है। 1860 के अंदर इसको बनाया जाता है। जब सोसाइटी एक्ट लाया जाता है तो उसके अंदर इसको 1984 के अधिनियम के तहत बनाया जाता है। दोस्तों ये एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। एज पर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस सी डॉट हैज ए स्पैमवार्ड ऑफ वाइड बेस ऑन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एंड कंपोनेंट वेंडर एंड इंडस्ट्री। मोरेवर इट हैज बीन द इंस्ट्रूमेंटल इन एवोल्यूशन ए टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। दोस्तों ये टेलीकॉम जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, जैसे आपने सुना होगा जो कंपनियां हैं जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां, उनके जो कंपोनेंट होते हैं उनको बनाने का ये कार्य करती है। अब दोस्तों भारत के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर हैं उनका कितना शेयर है जो आज के समय में भारत पर स्थापित हुए हैं। रिलायंस का सबसे ज़्यादा शेयर है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सिम रिलायंस के होते हैं, उसके बाद भारती एयरटेल, उसके बाद वोडाफोन आइडिया, देन बीएसएनएल, फिर जो अदर हैं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों कैलकर समिति भी सरकार के द्वारा आई थी, उनकी रिकमेंडेशन हमको माना गया था। इंडिया के अंदर दोस्तों नीड है काहे की, पीपीपी मॉडल की। मतलब पीपीपी क्या होता है, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। जो भी जो जो पीपी के आधार पर जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसकी जरूरत है, ये विजय केलकर समिति के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। पीरियोडिक रिव्यू नीडेड टू एड्रेस चैलेंजेस एंड टॉप इनटू अपॉर्चुनिटी। उसमें चेंजेस इन एटीट्यूड क्या था दोस्तों, बिल्डिंग ए गिव एंड टेक अप्रोच बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पार्टनर। दोस्तों डेवलप क्या किया था, मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन अ लॉ कॉन्ट्रैक्ट। और एम इसका क्या था, प्रिवेंशन ए द करप्शन 1988 टू गिव स्पेस एंड द जेन्युइन एरर इन द डिसीजन मेकिंग। रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन, ये सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के अंदर ये रिफॉर्म लाए गए थे, विजय केलकर समिति के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी, इनके द्वारा आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये सब बातें मैंने आपको बताई है दूरसंचार के बारे में, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत के अंदर हमारे अंदर ऊर्जा, हमारे देश के अंदर ऊर्जा कैपेसिटी कितनी है, हम कौन से स्थान पर आते हैं, वो सब बातें मैंने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। सरकार के द्वारा क्या क्या आगे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं जो एनर्जी सेक्टर के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। सरकार का एम क्या है दोस्तों, वही मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। 2047 तक हमें डेवलप करना है अपने देश को और 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल होता है। सरकार के द्वारा ग्लासगो के अंदर समिट के अंदर ये डिसीजन लिया गया था। इसी आधार पर हम दोस्तों हाइड्रोजन पॉलिसी ला रहे हैं और इसी आधार पर हम एथेनॉल पॉलिसी भी ला रहे हैं जिसको हमें ब्लीडिंग करना है। तो ये सब बातें आप अगर आपने क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी हल हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने जो मैंने आपको इसमें बातें बताई आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, और आप मुझे इसमें अगर कोई मुझसे त्रुटि हुई है या कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों मुझे आपको एक बार फिर कहना पड़ेगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको तुरंत मिलती रहे। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।